अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिकल मॉडल के साथ क्लिपर और क्लैंपर के डिफरेंट सर्किट्स को डिस्कस किया था। आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर या तो लेक्चर सुन नहीं रहे या फिर जो है ना क्वेश्चन बहुत कम कर रहे हैं। सो होपफुली अगर जहाँ से समझ ना आए आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आप लोगों के लिए इफेक्टिव होगा। सो फ्रॉम हियर ऑन जितने भी हमारे पास टॉपिक्स होंगे वो मोस्टली ट्रांजिस्टर से रेलिवेंट होंगे। ट्रांजिस्टर क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, इनको हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन तमाम चीज़ों का आंसर बाकी लेक्चर्स में देने की कोशिश करूँगा। सो बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है वो एक कुछ वर्ड्स का बेसिकली मुखफ़फ़ है। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके ट्रांजिस्टर लिखा जाता है, यानी कि ये क्या करता है, एक पॉइंट की जो रेजिस्टेंस है उसको दूसरे पॉइंट के ऊपर, या एक रीजन की जो रेजिस्टेंस है वो दूसरे रीजन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। सो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। ट्रांजिस्टर की बेसिकली दो टाइप्स हैं, उनकी भी फिर फर्दर आगे टाइप्स हैं। जो बेसिक टाइप्स हैं, एक आपके पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है और दूसरा आपके पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटीज जिनको बोलते हैं, और सिमिलरली फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स जिनको एफईटीज का नाम बोलते हैं। बीजेटी बाइपोलर से क्या मुराद है, इसके अंदर दो पोल होंगे या कह लें कि दो जंक्शन होंगे। ये कैसा ट्रांजिस्टर जिसके अंदर आपके पास दो जंक्शन होंगे। अब दो जंक्शन है तो इसका मतलब है कि अगेन बाइपोलर के लफ्ज़ से ये भी पोलर से मुराद पोलैरिटीज़ होती हैं, तो बाई की मुराद दो, तो इसका मतलब है दो तरह की इसके अंदर पोलैरिटीज़ होंगी, तो इसका मतलब है दो तरह के इसके अंदर चार्जेस होंगे, चार्ज कैरियर जिनको हम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का भी कहते हैं। सो जो इनकी जो फर्दर दो टाइप्स हैं वो आपके पास एनपीएन टाइप हो सकती है और पीएनपी टाइप हो सकती हैं। इसमें होता क्या है कि किसी एक पी टाइप मटेरियल को दो एन टाइप के दरमियान सैंडविच कर दिया जाता है, और सिमिलरली किसी एन टाइप को किसी दो पी टाइप के दरमियान सैंडविच कर देंगे तो वो आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। बेसिकली ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैं ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं, यानी कि जो ये आईबी क्या है और आईसी क्या है ये थोड़ी देर तक आप लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन आप फिलहाल ये समझ लें कि आईबी कोई करंट होगा जिसको कंट्रोल कर रहा होगा आईसी, और ये टर्म थोड़ी देर तक आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यानी कि जो बीजेटीज हैं वो क्या करती हैं, बेसिकली करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं, और मोस्टली ये जो है सिग्नल की एम्पलीफिकेशन स्विचेस और ओसिलेटर वगैरह के अंदर यूजली यूज़ होते हैं। सो अगेन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर फिर क्या हुए, एक ऐसे ट्रांजिस्टर जिनके अंदर आपके पास दो जंक्शंस होंगे और दो तरह के चार्ज कैरियर्स होंगे, और इसके अलावा जो करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस होंगी और मोस्टली जो यूज़ होंगी वो एम्पलीफिकेशन स्विच और ओसिलेटर के लिए यूज़ होंगी। सिमिलरली जो सेकंड टाइप है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं। इनके पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के अंदर आपके पास सिंगल टाइप के चार्ज कैरियर्स होंगे, या तो एट अ टाइम होल्स होंगे या फिर एट अ टाइम आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, लेकिन इनको एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग वापस इसी पे आते हैं, क्योंकि जब ये फ्यूचर में ये डिस्कस होनी है तो वहाँ पे जाके मैं इनको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूँगा। हेलो मैंने ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा है, मैं फ्री होकर कॉल करना। उर्दू पार्ट में ना मैं ना कॉल करना रमीज। नेक्स्ट जो है सो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे पास, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि दो तरह के ट्रांजिस्टर्स हैं, एनपीएन और पीएनपी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, पी टाइप मटेरियल को दो एन टाइप के दरमियान जो है वो
दो एन टाइप मटेरियल के दरमियान उसको सैंडविच किया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि दरमियान वाला होगा टर्मिनल, इसको हम लोग बेस का नाम देंगे, जो साइड वाला है एक को कलेक्टर का और एक को हम लोग एमीटर का नाम देंगे। यहाँ पे ये जो जंक्शन है, देखिए जब जैसे ही एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को बनाया जाता है, आपस में ज्वाइन किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को याद होगा एक जंक्शन बनता है, डिप्लीशन रीजन बनता है, पोटेंशियल बैरियर बनता है। उसको हम लोग, अब ये चूंकि कलेक्टर है और ये चूंकि बेस है, तो इस वजह से इसको हम लोग बेस कलेक्टर जंक्शन का नाम देंगे। सिमिलरली ये आपके पास बेस है और ये आपके पास एमीटर है, तो ये जो जंक्शन होगा उसको हम लोग बेस एमीटर जंक्शन का नाम देंगे। ये आपके पास एनपीएन है, तो दूसरा आपके पास दो पी टाइप मटेरियल के दरमियान एक एन टाइप मटेरियल जो है वो सैंडविच किया हुआ है। सो ये आपके पास पी, और अगेन यहाँ पे भी आपके पास बेस कलेक्टर जंक्शन होगा और यहाँ पे आपके पास बेस एमिटर जंक्शन होगा। सो इसको थोड़ा सा थारोली एक्सप्लेन करते हैं, बट बिफोर दिस जब हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, मतलब पी टाइप मटेरियल कैसा होना चाहिए, एन टाइप मटेरियल कैसा होना चाहिए। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं साइज़ और डोपिंग के लिहाज से। जब हम लोग बेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बेस जो है वो आपके पास थिन होगी और उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो बहुत कम होंगे, यानी कि जो बेस किसी भी ट्रांजिस्टर की होगी, ये वाला पोर्शन जब बनाया जाएगा तो देन उस वक्त उसकी जो साइज होगा वो थिन होगा और उसके अंदर लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे, चार्ज पार्टिकल्स। सो हम डोपिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स की तादाद है वो कम हो। सिमिलरली जो एमीटर है उसका साइज़ दरमियाने साइज़ का होगा और उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे। सिमिलरली कलेक्टर जब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो उसके अंदर उसका साइज़ ज़्यादा होगा, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की तादाद होगी वो इन बिटवीन होगी बेस और एमीटर के दरमियान। सो कमिंग टू वर्ड्स, जैसे भाई थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बनेंगे, मुझे ये मैंने कुछ अपने लेक्चर तैयार किए हुए थे हैंड रिटन, तो ये डायग्राम्स मुझे यहाँ पे बनाने में मुश्किल होनी थी, सो इस वजह से मैंने इनके स्क्रीन शॉट्स लिए हुए हैं। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोज इन डिटेल ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अब जब एन टाइप मटीरियल को दो पी टाइप मटीरियल के दरमियान सैंडविच किया जाता है, तो जैसे इनको आपस में ज्वाइन किया जाएगा यहाँ पे एक जंक्शन बन देगा। एन टाइप मटीरियल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो मेजोरिटी में है और यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स की तादाद मेजोरिटी में है। जैसे इनको कंबाइन किया जाएगा तो वो फोर इक्विलिब्रियम, इधर से होल्स जम करके इधर आएंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन जम करके इधर जाएंगे और यहाँ पे एक जंक्शन बन जाएगा। और ये तब तक जंपिंग बनती रहेगी या बनती जाएगी कि यहाँ पे पड़े जम करके इधर आने वाले इलेक्ट्रॉन और इधर आने वाले होल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू इतनी नहीं हो जाती कि वो मज़ीद आने वाले जो है ना वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर सकें। जैसे ही वो रिपेल करना शुरू कर देते हैं तो मज़ीद जंपिंग बंद हो जाती है। सो इस वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर होता है या डिप्लीशन रीजन होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाता है। एंड सेम केस यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी आपके पास सेम डिप्लीशन रीजन बन जाता है। अब जब हम लोग इनकी बाइसिंग करते हैं, मतलब जब हमें इसको किसी बैटरी के साथ अटैच करना है, तो हमेशा चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो एमीटर और बेस का कनेक्शन होगा, एमीटर और बेस का कनेक्शन होगा, जब इनके दरमियान बैटरी लगाई जाएगी तो वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। और सिमिलरली बेस और कलेक्टर का जो जंक्शन होगा वो हमेशा से रिवर्स बाइस्ड होगा। जब भी ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि बेस और एमिटर का जो कनेक्शन होगा वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और बेस और कलेक्टर का जो जंक्शन होगा वो हमेशा रिवर्स बाइस्ड होगा। अब जो इनकी बाइपोलर जंक्शन की स्ट्रक्चरल डायग्राम है वो कुछ इस तरह से हैं। आप लोग इनको रटा मारने के बजाय इस तरह से जेन में रख सकते हैं। आपके पास ये सर्कुलर शेप है, जिस साइड पे एरो जा रहा है उस साइड पे आप एम लिख दें और फिर उसके बाद रिप्लेस करते जाएं एन पी और उसके बाद फिर एन आएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरो था, जिस साइड पे एरो जा रहा है यहाँ पे एन लिख दिया, तो बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, आपके पास पी आ जाएंगे अल्टरनेटिव सिंबल्स की फॉर्म में। और अगेन ये जो एरो सिंबल है विल डिफाइन द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि इसमें से जो सिंबल है वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें से जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और यहाँ पे जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो एक चीज़ें, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो यहाँ पे जंक्शन बनता है और दूसरा आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बेस और एमीटर का जो जंक्शन होगा वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और कलेक्टर और बेस का जो जंक्शन होगा वो हमेशा रिवर्स बाइस्ड होगा।
अब सपोज करें कि हम लोग किस तरह से करेंगे, अगर इसको फॉरवर्ड बायस बनाना है तो ये आपके पास एन टाइप है, तो एन यहाँ पे आपने बैटरी जो अटैच करनी है वो नेगेटिव टर्मिनल अटैच करना, और ये पी है तो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो ये आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड होगा। सिमिलरली इधर रिवर्स बायस बनाने के लिए इधर आपके पास एन है तो इधर आपके पास बैटरी का जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये पी है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये आपके पास रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे इसको अगर फॉरवर्ड बायस बनाना है तो ये पी है तो इसका बैटरी का यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, और यहाँ पे एन है तो एन यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपके पास फॉरवर्ड बायस एंड सेम केस आप यहाँ पे रिवर्स बायस भी कर सकते हैं। सो अगेन जो एरो की सिंबल है वो शो करेगी करंट के फ्लो की, और एरो की बेस के ऊपर ही हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। जहां जिस तरफ एरो जा रहा है उस तरफ आप एन प्लेस कर दें, उसके बाद अल्टरनेटिव सिंबल्स प्रेस करते हैं, एन है तो फिर उसके बाद पी आएगा, फिर दोबारा एन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एन लगाते हैं तो अल्टरनेटिव में यहाँ पे पी आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास पी आ जाएगा। दो कंसेक्टिव सेम नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पे पी पी नहीं आएगा या यहाँ पे एन एन नहीं आएगा। सो होपफुली आप लोगों को इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। सो हम लोग थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के सर्किट को बनाने के लिए जो स्टैंडर्डाइज वे है उसको डिस्कस करेंगे। जब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, सपोज ये आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो जब आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो जो आपके पास एमिटर और बेस के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है उसको बेस और एमिटर के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये आपके पास एमिटर है और ये आपके पास बेस है, ठीक है। एमिटर और बेस के दरमियान जो ये आपके पास एमीटर है और ये आपके पास बेस है। एमीटर और बेस के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो देन आपके पास उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग वी का नाम देंगे, बी फॉर बेस, ई फॉर एमीटर, यानी कि बेस और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा उसकी वैल्यू वी होगी। सिमिलरली ये आपके पास कलेक्टर है, ये आपके पास बेस है, बेस और कलेक्टर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम लोग क्या इसका नाम देंगे, वी बी सी का नाम दे दें या वी सी बी का नाम दें। सिमिलरली हम लोग कलेक्टर और एमिटर के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप को भी डिस्कस कर सकते हैं जिसको हम लोग वी सी ई का नाम देते हैं। अब ये आपको पता है कि एमिटर और बेस का जो कनेक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, तो ये पी है तो हमेशा बैटरी का यहाँ पे फिर क्या आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। और सिमिलरली जो आपके पास बेस और कलेक्टर का जंक्शन है वो रिवर्स बायस्ड होता है, तो ये पी है तो डेफिनेटली बैटरी का यहाँ पे जो टर्मिनल आएगा वो नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर यानी कि कुछ पोर्शंस के जो स्पेसिफिक नाम हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। जो हम लोग हमेशा इनपुट में बैटरी, ये वाला जो सर्किट है ये वाला पोर्शन वो इनपुट सर्किट कहलाएगा, और ये वाला जो सर्किट है वो आपके पास आउटपुट सर्किट कहलाएगा, ठीक है। जो इनपुट में बैटरी अटैच की जाएगी वी इनपुट, उसको हम लोग नॉर्मली वी का नाम देते हैं, यानी कि बैटरी एट बेस। और सिमिलरली जो कलेक्टर के आउटपुट सर्किट में बैटरी अटैच की जाती है वो वीसीसी अटैच की जाती है ना। एक चीज़ और ध्यान में रखें, क्योंकि अब हमारे पास दो बैटरीज हैं, एक ये बैटरी है और दूसरी आपके पास ये वाली बैटरी है। अब बैटरी के चार टर्मिनल्स हैं, एक ये, दूसरा ये, सिमिलरली एक ये और दूसरा ये, यानी कि टोटल चार टर्मिनल हो गए, जबकि जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसके तीन टर्मिनल्स हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। तो उस बेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कंपोनेंट के साथ बैटरी के दो कंपोनेंट्स को अटैच कर देते हैं, यानी कि इसका इस बैटरी का ये टर्मिनल आ रहा है, इस बैटरी का ये टर्मिनल आ रहा है और दोनों बेस के साथ कनेक्टेड है। तो इस वजह से जिसके साथ बैटरी के दो टर्मिनल अटैच हुए हुए हैं जिस कंपोनेंट्स के साथ, वो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। मतलब अभी जो अपेरेंटली बेस के साथ अटैच हैं तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब अगर सपोज करें एमीटर के साथ दो बैटरीज के टर्मिनल आ जाते हैं देन कॉमन एमीटर, और अगर कलेक्टर के साथ आ जाते हैं तो देन कॉमन कलेक्टर आ जाएगा। सो नाउ अनदर थिंग, जब ये क्लियर हो गया कि बेस और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल बैरियर है वो वी है, बेस और कलेक्टर के दरमियान जो पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल ड्रॉप है वो वी है, एंड सिमिलरली कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू है वी, उसको हम लोग वी का नाम देते हैं। वी फॉर यानी कि इस जगह के ऊपर हम लोग इन टर्मिनल्स के ऊपर हम लोग पोटेंशियोमीटर को अटैच करेंगे,
सो वो हमें पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर देगा। सो ये आपके पास इनपुट सर्किट है और ये आपके पास आउटपुट सर्किट है। अब चूंकि हमें पता है कि ये इनपुट सर्किट है और ये आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड है, तो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो जंक्शन होता है आपको याद होगा वो स्क्वीज कर जाता है, और जब रिवर्स बायस के केस में जो जंक्शन होता है वो आपके पास डिप्लीट कर देता है, यानी कि वो एक्सटेंड कर देता है, और जो फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को भी वो क्या करता है, ब्लॉक करने की कोशिश करता है। सो ये बातें आप लोगों को जेहन में रखनी है ताकि हम लोग फर्दर डिस्कस कर सकें। अब क्योंकि अभी हमने बात की कि बैटरी के 4 टर्मिनल्स हैं, 1 2, दूसरी बैटरी ये 3 4, चारों टर्मिनल्स हैं, और हमारे पास ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स हैं। तो इस वजह से किसी एक ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल के साथ दोनों बैटरीज का एक एक टर्मिनल जो ज्वाइन हो रहा होगा उसको हम लोग कॉमन कन्फिग्रेशन का नाम देंगे। सो इस कंसेप्ट के ऊपर 3 तरह की कन्फिग्रेशन बन सकती है। मीटर के साथ अगर 2 आके अटैच हो रहे हैं तो कॉमन मीटर, बेस के साथ 2 आके अटैच हो रहे हैं तो कॉमन बेस, कलेक्टर के साथ आके अटैच हो रहे हैं तो कॉमन कलेक्टर आ जाएगा। सो अपेरेंटली इस डायग्राम के अंदर बेस के साथ अटैच हो रहे हैं, तो इस वजह से सर्किट को हम लोग कॉमन बेस का भी नाम दे सकते हैं। सो दिस इज कॉमन बेस, बेस के साथ 2 टर्मिनल आके अटैच हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी जेन रखें, बैटरी की पोलैरिटी रटा ना मारे, ये जेन में रखें। आप देखें जिस तरफ एरो जा रहा है यहाँ पे एन प्लेस करेंगे, एन प्लेस करेंगे तो ये एन पी एन डायग्राम बन जाएगी। अब एन है तो ये एमिटर है और ये बेस है, ये फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए ये वाला पोर्शन एन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आएगा, और यहाँ पे आपके पास एन है तो इसको रिवर्स बायस बनाने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा। सो ये आपके पास, और बेस के साथ एक ये बैटरी का टर्मिनल आ रहा है और ये बैटरी का टर्मिनल आ रहा है, इस वजह से इसको कॉमन बेस, ये आपके पास वीबीबी कहलाएगा, ये आपके पास वीसीसी कहलाएगा, यानी कि कलेक्टर आउटपुट के क्रॉस। सिमिलरली कॉमन एमिटर एंड सिमिलरली फिर उसके बाद कॉमन कलेक्टर। अब उसके बाद इसकी जो करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, लेकिन हम लोग एक चीज़ में रखें कि जो नॉर्मली कॉमन कलेक्टर है उसको हम लोग नहीं यूज़ करते, कॉमन कलेक्टर सर्किट को यूज़ नहीं करते, हम लोग कॉमन एमीटर को नॉर्मली कन्फिग्रेशन यूज़ करते हैं। इसका आंसर मैं आप लोगों को एम्पलीफिकेशन के अंदर जाके दूंगा कि हम लोग नॉर्मली इसको ही क्यों यूज़ करते हैं। फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लें कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफिकेशन स्विच और ऑसिलेटर के लिए तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जो कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन होती है इसकी जो परफॉर्मेंस फॉर एम्पलीफिकेशन एंड ऑसिलेटर है वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कन्फिग्रेशन। सो यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। देखिए कॉमन एमीटर है तो इसका मतलब है एमीटर के साथ दोनों बैटरीज के 2 टर्मिनल्स आ रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम लोग कॉमन एमीटर का नाम देंगे। जो ये आपके पास बेस है और ये आपके पास एमीटर है, बेस और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको वीबी का नाम दिया गया, और एमीटर और कलेक्टर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम लोगों ने वीसी का नाम दिया। अब ये चूंकि इनपुट सर्किट है, ये आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस है। ये नॉर्मली हम लोग रेजिस्टेंस इस वजह से लगाते हैं कि हम लोग जो है ना इनपुट में हैजर्ड डोज की वजह से अपने आउटपुट सर्किट को बचा सकें। सो अब यहाँ पे देखें कि हम लोग बेसिकली बैटरी के ऊपर ये जो एरो सिंबल होता है वो ये शो कर रहा होता है कि हमने यहाँ पे वेरिएबल कोई चीज़ रखी हुई है जिसकी वजह से हम लोग इस बैटरी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब ये अब आपके पास सेल टाइप नहीं है कि आपने 3 वोल्ट का या 9 वोल्ट का या 6 वोल्ट का या 12 वोल्ट के यहाँ पे सेल लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब आपने कोई डिवाइस लगाई हुई है जो क्या कर रही है, इसकी वैल्यू को आपकी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकती है, और वो आपको याद होगा और रियो स्टेट होता है जिसकी मदद से हम लोग इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखें जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे वीबीबी की वैल्यू को बढ़ाएंगे और ये जो बेस और एमीटर का जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता है, सो इस वजह से इसमें से करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वीबीबी बढ़ाते जाएंगे इसमें से करंट पोटेंशियल बैरियर चूंकि वो फॉरवर्ड बायस्ड है तो इस वजह से इसके इस सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा वीबीबी को हम लोग इन्हांस करेंगे, इन्हांस करेंगे तो ये देखें ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और ये जो एमिटर है यहाँ पे ये आपके पास एन टाइप है। ठीक है, एरो इस साइड के ऊपर है, यहाँ पे एन टाइप है, तो उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को ये बैटरी का टर्मिनल क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने की वजह से ये जो वीसीसी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इस सर्किट के अंदर भी
करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, जिसको हम लोग आईसी का नाम देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि देखें, जितना हम लोग यहाँ पे वीबीबी बढ़ा रहे हैं उतना इधर से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसकी कुछ पोटेंशियल की वैल्यू यूज़ हो रही है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा। सो इस वजह से कुछ कंजप्शन होगी जो इधर करंट प्रोड्यूस कर रही होगी। सो हम लोगों ने प्रैक्टिकल के अंदर या जब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं देन हम लोगों ने ये ज़हन में रखना होता है कि हमारा जितना वीबीबी बढ़ा रहे हैं उतना ही हमें इधर इसके करस्पॉन्डिंग ओहम लॉ के मुताबिक करंट यहाँ पे मिले। लेकिन चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल होके और इधर की अट्रैक्शन की वजह से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इधर भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वीसीसी को भी रियोस्टेट की मदद से चेंजेबल बनाते हैं और इसको फिर दोबारा इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आईसी की वैल्यू सपोज करें 2 माइक्रो ओम थी या 2 मिली ओम थी, वट एवर दैट वैल्यूज वास, जितनी भी वो वैल्यू थी, हम लोग इस वीसीसी को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो वापस उसी जगह के ऊपर आ जाए। अब वापस उसी जगह के ऊपर आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो है ना, इधर से जो इलेक्ट्रॉन रिपेल होके इधर जा रहे थे और इधर अट्रैक्ट हो रहे थे वो नहीं आएंगे, वो इसी पोर्शन को में मूव करेंगे और जो जितना वीबीबी के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस होना चाहिए था उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब वो इस पार्ट पे नहीं जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो है वीसीसी की वैल्यू को इनिशियली एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले वीसीसी की वैल्यू को सपोज करें हम लोग 10 वोल्ट एडजस्ट कर देंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई करंट आईसी होगा, उसकी वैल्यू को मेजर कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग वीबीबी को बढ़ाएंगे, जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये से मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ानी शुरू करती हूँ, फिर थोड़ी देर तक कॉल कर। अच्छा, अब जो इधर से करंट फ्लो वीबीबी बढ़ाएंगे तो चूंकि इसकी रिपल्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पे आईसी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। जो ऑलरेडी सपोज करें यहाँ पे 10 वोल्ट एडजस्ट करने की वजह से यहाँ पे अगर सपोज करें 2 मिली एम्पेयर करंट था तो वो सपोज करें 2.5 हो जाता है या 2.6 हो जाता है। तो वो जो 5.6 इधर प्रोड्यूस हुआ है वो ड्यू टू दिस सर्किट नहीं हुआ, वो ड्यू टू दिस सर्किट हुआ है। सो इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीसीसी को कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और आईसी की वैल्यू वही 2 मिली ओम पे लेके आते हैं और यहाँ पे जो फिर उस वक्त जब 2 मिली ओम पे आ जाता है तो उस वक्त जो इधर आईबी की वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वीबीबी को इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो इंक्रीज्ड वीबीबी होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग इधर भी करंट होगा, लेकिन उसके लिए अगेंस्ट इधर आईसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम लोग वीसीसी को एडजस्ट करेंगे ताकि आईसी अपनी बैलेंस पोजीशन के ऊपर आ जाए और उसके बाद हम लोग जो बैलेंस पोजीशन के ऊपर आएगा तो देन हम लोग यहाँ पे आईबी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो इस तरह से वीबीबी इंक्रीज करेंगे और आईबी की वैल्यू हम लोग तब कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग यहाँ पे आईसी की वैल्यू को अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर एडजस्ट नहीं कर लेते। सो ये कंटिन्यूसली हम लोग चलते रहेंगे और अपनी रीडिंग्स लेने के बाद जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। यानी कि इनिशियली यहाँ पे देखें वीसी 10 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट, फिर 15 वोल्ट और उसके कोरस्पॉन्डिंग जब आप वीबीबी या वीबीई को हम लोग बढ़ाएंगे तो आपके पास जो आईबी का ग्राफ आएगा वो आपके पास ओहम लॉ के मुताबिक बिल्कुल इस तरह से आएगा। यानी कि यहाँ पे आई फॉर करंट है, वी फॉर वोल्टेज है। 10 वोल्ट एडजस्ट किया वीसीई को तो उसके बाद जो आईबी की वैल्यू होगी वो भी इस तरह से आएगी। 6 वोल्ट करेंगे तो देन भी यही आएगी, 15 वोल्ट करेंगे तो देन भी आएगी। अगेन आपके पास प्रोसीजर वही होगा जो लास्ट इस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हुआ और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे भी हाईलाइट कर दिया है। नाउ जब हम लोग यहाँ पे केवीएल और केसीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ यूज़ करेंगे देन हमारे पास मैं डायरेक्ट रिलेशन को यहाँ पे लिख दिया हुआ है। हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आपके पास इस चीज़ के इक्वल आएगा, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आप इनको फार्मूला समझ लें। जब हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे इस पूरे ट्रांजिस्टर के ऊपर तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा। VCE आपके पास यहाँ से यहाँ के दरमियान, एमीटर और कलेक्टर के दरमियान। VCB जो है वो कलेक्टर और बेस के दरमियान है और VBE जो है वो बेस और एमीटर के दरमियान है।
और ये हमारे पास जो लॉज हैं ये स्टैंडर्ड हैं और ये थ्रू आउट यही रहेंगे ट्रांजिस्टर्स के लिए। चाहे अगेन ये भी ज़हन में रखें, ये सारे लॉज जो हैं वो तमाम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वैलिड रहते हैं, मतलब कॉमन एमिटर है या कॉमन कलेक्टर है या चाहे कॉमन बेस है, कि कोई भी होगी ट्रांजिस्टर तो देन जो है ये आपके पास रिलेशन सेम रहेगा। आप लोग अपने तौर के ऊपर नेट से सर्च कर सकते हैं कि हम लोग ये किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सिंबॉलिक डायग्राम की बात बजाय स्ट्रक्चरल डायग्राम रखेंगे तो ये आप ये वाला रिलेशन इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ये सिंबॉलिक डायग्राम है, तो स्ट्रक्चरल डायग्राम से मुराद मैं ये चीज़ ले रहा हूँ। ये वाली जो है ये स्ट्रक्चरल डायग्राम है। जब इस तरह की डायग्राम रखेंगे तो देन आपको ये रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा, तो वीसी, वीसीबी और वीबी का जो रिलेशन है और आईसी और आईबी और आईई का जो रिलेशन है वो आप इजीली डिफाइन कर पाएंगे। सो डू योर सेल्फ एट योर ओन। सो नेक्स्ट जो है ये ग्राफ भी हम लोग डिस्कस कर सके। अब सिमिलरली अब सपोज करें कि हम लोग जो है ये तो अभी हम लोगों ने इनपुट करेक्टरिस्टिक डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये कि इनपुट में हमारे पास जो करंट है इधर वो किस तरह से वेरी कर रहा होगा। अब देखिए वीबीबी को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वीबीई इंक्रीज करेगा, ठीक है, वीबीई इंक्रीज करेगा, तो इस वजह से यहाँ पे इनपुट पे हम लोग वीबीबी भी लिख देते हैं और वीबीई भी लिख देते हैं। दैट डजंट मेक एनी सेंस कि मतलब हम लोग इनपुट वोल्टेज को वीबीई का नाम भी देते हैं और आउटपुट वोल्टेज को हम लोग वीसीई का भी नाम देते हैं। सो ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। अब देखिए सपोज करें कि आपने जब जो है इनिशियली आपने वीबीबी को बढ़ाया तो आपके पास आईबी की वैल्यू 10 माइक्रो ओम आ गई। 10 माइक्रो ओम आई जब, तो यहाँ पे आपने वीबीबी को बढ़ाया तो यहाँ पे आईबी की वैल्यू 10 माइक्रो ओम आ गई। और उसके बाद जो अब 10 माइक्रो ओम आई तो इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से जो आईसी होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब बढ़ना शुरू होगा तो आपके पास वो किस तरह से बढ़ेगा, यकदम नहीं बढ़ जाएगा कि वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे जैसे आप वीसी को बढ़ाएंगे तो आईबी जो है सॉरी जो आईसी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ेगा और एक स्टेज आएगी कि उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। आप इसको दोबारा से फिर इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सपोज करें कि आपने यहाँ पे वीबीबी को बढ़ाया, यहाँ पे आईबी बढ़ा तो क्या होगा कि आईसी बढ़ेगा, ठीक है। आईसी बढ़ेगा तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, आईसी आईबी सपोज करें या जब आपने वीबीबी को बढ़ाया, तो यहाँ पे आईबी बढ़ेगा। आईबी बढ़ेगा तो सपोज करें आईबी बढ़ के जो है वो 10 माइक्रो ओम के इक्वल हो गया है, ठीक है, 10 माइक्रो ओम के इक्वल हो गया। उसके बाद जो पेरेंटली जो आउटपुट ग्राफ है उसमें जो आईसी होगा वो अगर आप लोग इंक्रीज करना चाहें तो वीसीसी को आप इंक्रीज करेंगे, यानी कि वीसीई को इंक्रीज करेंगे और जब इंक्रीज करते जाएंगे तो आईसी चूंकि ये रिवर्स बाय सर्किट है तो ये एक ख़ास वैल्यू तक क्या कर सकता है, वो इंक्रीज कर सकता है, उससे ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं कर सकता रिवर्स, उसके बाद वो ब्रेकडाउन वोल्टेज में चला जाएगा। सो इस वजह से आईसी जो है वो इंक्रीज करेगा और एक स्टेज आएगी कि वो क्या हो जाएगा, जैसे जितना मर्जी वीसी आप बढ़ाते जाएं आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। एंड सिमिलरली उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में अगेन क्या करते हैं, वीबीबी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आईबी फिर बढ़ेगा, सपोज आईबी हो गया 10 माइक्रो ओम के इक्वल हो गया, 10 माइक्रो ओम के इक्वल हो गया। फिर उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, वीसीसी को इंक्रीज करेंगे तो आईसी की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। आईसी की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो वो एक स्टेज आएगी कि वो अपनी मैक्सिमम सेचुरेटेड वैल्यू तक जाके उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड उसके बाद दोबारा से फिर वीबीबी की वैल्यू बढ़ाएंगे, आईबी बढ़ेगा तो देन आईसी भी बढ़ेगा और एक ख़ास वैल्यू के लिए वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो ये आपके पास आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये आपके पास इनपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं। जो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लॉ को फॉलो करती हैं और तब फॉलो करेंगी जब आप लोग बार बार वीसीसी को इस तरह से एडजस्ट करें कि जो इस आउटपुट में आईसी ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा होगा वही वैल्यू नहीं आ जाती, तब ओहम लॉ सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगा। सो दीज आर द रिलेशन। जो इनपुट के ऊपर रेजिस्टेंस है आर आई, इसका रिलेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगेन
इस रिलेशन की मदद से V इज इक्वल टू आई आर की मदद से आर आई इज इक्वल टू वी इनपुट और आई इनपुट। वी इनपुट जो है वो स्मॉल चेंज इन वी बी ई है और आई इनपुट जो है वो स्मॉल चेंज इन आई बी है। तो उसके रिलेशन से हम लोग आर आई को डिफाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि देखिए इनपुट सर्किट के अंदर यहाँ पे ये जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्ट्रेट लाइन अगर होती तो इसका मतलब है वीबी बढ़ने के साथ साथ जो यानी कि एक यूनिफॉर्म रिलेशन होता। लेकिन अब चूंकि ये कर्व पाथ बन रहा है, इसका मतलब है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के पाथ के अंदर जो सामने रेजिस्टेंस आ रही है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रही है, कम होती जा रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि वो जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास वेरिएबल है, डायनामिक रेजिस्टेंस है। तो यानी कि इसको हम लोग कांस्टेंट नहीं कंसिडर करेंगे, वो डायनामिक रेजिस्टेंस होगी क्योंकि आपके पास जो स्लोप आ रही है वो वेरी कर रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। सिमिलरली जो आउटपुट है उसमें आपके पास डेल आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वी सी है। तो स्मॉल चेंज इन डेल वी सी डिवाइडेड बाई आपके पास डेल आई सी जो होगा वो आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस को डिफाइन करेगा। नाउ जब हम लोग इनपुट के अंदर, इनपुट सर्किट के अंदर यहाँ पे सिर्फ केवीएल, इनपुट सर्किट के अंदर सिर्फ केवीएल अप्लाई करेंगे। याद रखें कि ये जो केवीएल अप्लाई हुआ है वो केवीएल और केसीएल वो कंप्लीट सर्किट के अंदर अप्लाई हुआ है और ये वैलिड रहता है। जब हम लोग ओनली इनपुट के अंदर अप्लाई करेंगे तो प्लस वीबीबी और यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, प्लस टू माइनस जाते वक्त वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा यानी कि लूज करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो आर के क्रॉसपोंडिंग आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर, वो दैट इज इक्वल टू आई आर। और जो सॉरी ये बेस के क्रॉसपोंडिंग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वी बी पी प्लस आ जाएगा, आई बी और आर बी अगर दूसरा साइड माइनस, तो लूज करने की वजह से वो माइनस और दूसरी साइड पे जाके हमने प्लस कर दिया। सो अगेन यहाँ पे देखें कि अगेन ये पॉजिटिव का बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो लूज होगा। सो इस वजह से इसके साथ भी नेगेटिव आएगा, इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगेन यहाँ पे ये ध्यान रखें कि दीज आर नॉट द सर्किट लाइंस, ये वाली जो हैं ये जस्ट शो किया गया है कि अगर हम लोग वोल्ट मीटर को अगर इधर अटैच करेंगे और इधर अटैच करेंगे तो जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप वी की वैल्यू होगी उसको हम लोग वीबीई का नाम देंगे। और ये भी अटैचमेंट ऑफ द वोल्ट मीटर है, नॉट ये सर्किट का हिस्सा है। सो जब हम लोग इनपुट में हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया तो प्लस वीबी minus voltage drop across this, minus voltage drop across this. So यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा और यहाँ पे माइनस वी आर, जो वी आर का रिलेशन यहाँ पे करंट इनटू वोल्टेज आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये दोनों दूसरी साइड में माइनस होंगे तो इधर आके प्लस हो जाएंगे। सो इस वजह से इनपुट के क्रॉसपोंडिंग ये रिलेशन आएगा। अब सिमिलरली आउटपुट की तरफ चलते हैं। आउटपुट के अंदर अगर हम लोग प्लस वीसीसी की बात करें, उसके बाद यहाँ पे जो और आउटपुट के ग्लास प्लस से माइनस जाएंगे तो ये लूज करेगा। सो इस वजह से जो इसके ग्लास वोल्टेज ड्रॉप होगा वो माइनस आएगा। सो अगेन यहाँ पे भी वीसी प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो वो ये भी आपके पास डिक्रीज कर रहा है तो लूज कर रहे हैं। सो इस वजह से इसके साथ भी माइनस आएगा। सो जब ये दोनों दूसरे पे जाएंगे तो माइनस आएगा। सो इस वजह से इस तरह आएंगे तो आपके पास पॉजिटिव हो गए। सो यहाँ से हम लोग वी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी सी के किस चीज़ के इक्वल होगा, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। और वी सी सी को, वी सी ई को ही हम लोग आउटपुट वोल्टेज का नाम देते हैं, वी सी ई को ही हम लोग आउटपुट वोल्टेज का नाम देते हैं। जबकि हम लोग जो वी सी सी है और जो वी बी बी है वो आपके पास रियोस्टेट की मदद से वेरिएबल होती हैं। ये जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसकी मदद से हम लोग आगे फ्यूचर में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्विच को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो ट्रांजिस्टर है स्विच है इसको यूज़ करते हुए करेंगे। सो अगेन ये जो केवीएल अप्लाई करेंगे मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर करेंगे प्लस वी बी बी माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस। तो उसको लिखने के बाद इक्वल जीरो और जो नेगेटिव टर्मिनल है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। सो यहाँ पे अगेन प्लस वी सी सी
प्लस टू माइनस जाते वक्त लूज करेगा, यहाँ इसके साथ माइनस आएगा, फिर ये भी प्लस टू माइनस जा रहा है, इसके साथ भी माइनस आएगा, तो ये दोनों दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगेन वीसी को हम लोग आउटपुट वोल्टेज का नाम देते हैं, तो इस वजह से वीसी विल बी इक्वल टू वीसीसी माइनस दिस वोल्टेज। सो होपफुली आप लोगों को कोई मसला होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।